हेलो एंड वेलकम टू वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के चैनल पर, जहां पर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं और चैप्टर वाइज आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं मेरे सब्जेक्ट की। मैं आपको क्लास 10th का सोशल साइंस का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रही थी, डेवलपमेंट, जिसमें हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है उसके बारे में बात कर ली थी और कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकम के अलावा एक कंट्री के डेवलपमेंट को शो करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हमने बात कर ली थी। इसी में आगे बढ़ते हुए हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे आ रहे थे, जिसमें क्या था, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है उसमें क्या होती है, जो वर्ल्ड बैंक होता है, जो वर्ल्ड होता है उसका एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है कि उस पैरामीटर के ऊपर अगर कोई कंट्री आ रही है तो वो हाई इनकम वाली होगी, उसके उस पैरामीटर से नीचे आ रही है तो वो लो इनकम वाली होगी, और अगर थोड़ा मिड में है तो उसको लो मिडिल इनकम में बोला जाएगा। तो वो पैरा जो है ना, थोड़ा और ढंग से पढ़ने की जरूरत थी हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उसे। In World Development Reports brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries with per capita income of $63,400 per annum and above in 2023 are called high income और rich countries। ये हमको पहला मिला। अगर इतनी यूएस डॉलर में पर कैपिटा इनकम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हाई इनकम और रिच कंट्रीज कहलाएंगे। एंड दोस विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ अबाउट यूएस डॉलर 2400 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। ये आपको सेकंड मिल गया। ठीक, अब इसके बाद इंडिया, अब इंडिया की बात करने जा रहे हैं, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम। ठीक, इंडिया जो है वो किस में आ रहा है, आपका लो मिडिल इनकम में आ रहा है। इंडिया आपका लो मिडिल इनकम में आ रहा है, और बाकी की जो कंट्रीज हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2023 was just about US डॉलर 10,030 पर एनम। इसके कारण हमारा जो इंडिया है वो लो मिडिल इनकम में आता है। तो आपको तीन चीजें मिल गई जो पैरामीटर किसने तय किया है, वर्ल्ड बैंक ने तय किया है। आगे बढ़ते हैं। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनको एक्सक्लूड रखा गया है क्योंकि उनका जो इनकम वाला फैक्टर है वो तो बहुत अच्छा है, पर बाकी सारी जो चीजें हैं जो एक कंट्री का डेवलपमेंट शो करती हैं वो उतनी बेटर नहीं है, इसलिए इसको एक्सक्लूडेड रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम नया शुरू करने जा रहे हैं, एवरेज इनकम। दिख रही है आपको सारी चीजें। चलिए एवरेज इनकम को समझते हैं, और एवरेज इनकम में कुछ चीजें और आपको दी गई हैं जिसमें कंट्रीज को कंपेयर किया गया है, कंट्री ए कंट्री बी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी कंट्री में रहना कोई एक व्यक्ति जो है वो प्रेफर करेगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिया गया है, पढ़ करके समझते हैं। एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। जो इनकम या एवरेज इनकम है ना, वो कंपैरिजन के लिए कंट्रीज के मामले में ठीक है, लेकिन उसमें कुछ डिस्पैरिटीज, कुछ कमियां, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज, कंट्री ए और कंट्री बी। यहाँ पे आपको कंट्री ए दी हुई है, कंट्री बी दी हुई है। इनको क्या करेगा, यहाँ पे कंपेयर करके आपको चीजों को समझाने की कोशिश करती हूं मैं। ठीक है, for the sake of simplicity we have assumed that they have only 5 citizens। अब यहाँ पे assume किया गया है कि यहाँ पे सिर्फ 5 citizens हैं। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज हैं और इनमें सिर्फ 5 citizens हैं, है ना। Based on data given in table 1.3 calculate the average income for both the countries। ये आपको क्या करना है, एवरेज इनकम निकालनी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। Will you be equally happy to live in both these countries? Are both equally developed? Perhaps some of us may think। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन आपको पूछा है। पहला क्वेश्चन, क्या आप इक्वली हैप्पी होते दोनों कंट्रीज में रहते तो, और दूसरा, क्या जो दोनों कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड है, तो वो कैसे हम देखेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा कंट्री ए की सिचुएशन और कंट्री बी की। कंट्री ए में क्या है, यहाँ पे जो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काइंड ऑफ इक्वल है।
ठीक है। लेकिन आप कंट्री बी का देखिए 500 सेकंड सिटीजन, थर्ड को भी 500, चौथे को भी 500, लेकिन जो पांचवा व्यक्ति है उसकी इनकम ज्यादा है। तो अगर आप अपनी मैच्योरिटी की लेवल पे देखेंगे तो जो कंट्री ए है वहां पे क्या है, वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन कंट्री बी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है उतना। ठीक है, तो अब ये क्यों मैं बोल रही हूं, परहैप्स सम ऑफ अस में like to live in country B if we are assured of being its fifth citizen। देखिए यहाँ पे भी बोल रहा है आपको कि हम कंट्री बी में रहना पसंद करते अगर हम वहां के पांचवे जो है ना नागरिक होते, तो क्योंकि हमारी जो इनकम है वो ज्यादा होती। लेकिन but if it is a lottery system that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country A। और अगर लॉटरी सिस्टम ही होना है तो हम ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हम कंट्री ए में रहें। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों की इनकम लमसम बराबर है। Even though both the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution। भले ही उनकी इनकम, एवरेज इनकम काइंड ऑफ सेम आएगी दोनों कंट्रीज की, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का वो इक्विटेबल है, इक्वल है। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच और नॉट एक्सट्रीमली पुअर। अब ये वाली जो कंट्री है ना वहां पे लोग बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति बहुत ज्यादा रिच है और बाकी के जो 4 लोग हैं उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। On the other hand, most citizens in country B are poor and one person is extremely rich. Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people। भले एवरेज इनकम या इनकम जो है ना वो काम आती है कंट्री की डेवलपमेंट को देखने के लिए, लेकिन वो जो इनकम है वो किस तरीके से वहां के सिटीजन्स में बटी हुई है वो नहीं हमको पता चलता है। ठीक है, तो इनकम जरूरी है पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए, तो वो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा अदर कंट्रीज के लिए। इतनी चीजें समझ आ रही हैं आपको? ये पूरी चीजें जो थी आपके काम आने वाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टेबल वगैरह दिया हुआ है सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए। अब हमारा टॉपिक आ जाता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। होप आपको दिख रही होंगी चीजें। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया हम पढ़ने वाले हैं कि इनकम के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो और ज्यादा, और कौन से फैक्टर्स हैं जो जरूरी होते हैं हमारे लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनकम तो जरूरी है कंट्री की सिचुएशन को देखने के लिए, डेवलपमेंट को देखने के लिए, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जरूरी होते हैं, जो आपको इस चैप्टर में बताने वाला है। जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है उस जगह का, वगैरह वगैरह। यानी पर कैपिटा इनकम के अलावा और भी कुछ चीजें हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो जरूरी होते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को देखने के लिए। व्हेन वी लुक्ड एट एक सेकेंड When we looked at individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. अब देखिए अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए है। आप चाह रहे हैं कि आपके पास सिक्योरिटी हो, आप जहां भी रह रहे हैं, है ना, फ्रीडम होना चाहिए और एक्सेट्रा वाली चीजें आपके में आ रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं तो आपको इतनी सारी चीजें चाहिए हैं। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें, सिमिलरली when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other equal important attributes। यानी अगर आप कंट्री के लेवल पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, है ना। यानी अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हैं तो और कुछ फैक्टर्स हैं जो जरूरी है, कंट्री लेवल पे देखते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। उसके बारे में बात करते हैं। What could these attributes be? Let us examine this through an example table 1.3 given the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.3, जिसमें आपको क्या बता रहा है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम बता रहा है 3 स्टेट्स का। पहला हरियाणा है, दूसरा केरला है, तीसरा बिहार है।
इनका जो है ना कंपैरिजन कर रहा है पर कैपिटा इनकम में, जिसमें आपको दिखेगा कि जो हरियाणा है उसका लेवल बहुत अच्छा है, बिहार सबसे नीचे आ रहा है और केरला का सेकंड नंबर में है। तो यहाँ पे सिर्फ पर कैपिटा इनकम में वो क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है कि जो हरियाणा है वो टॉप लेवल पे है, उसका पर कैपिटा इनकम बहुत मस्त है ना। ये आपको सिर्फ 3 स्टेट्स के बारे में बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस ऑफ 2021-2022। ये 2021-22 का बता रहे हैं। डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट्स वो क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। वी फाइंड दैट ऑफ द 3 हरियाणा हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज द बॉटम। ठीक है, बिहार जो है वो बॉटम में आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है, जिसका मतलब ये है ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न 2,64,729। एक साल में वहां का जो एवरेज पर्सन है वो कितना इनकम कर ले रहा है, 2,64,729, और वो टॉप पे है वहां की जो पर कैपिटा इनकम है। ठीक, अब बिहार कितना पा रहा है देखिएगा, 47,500 बिहार का पर कैपिटा इनकम है। सो इफ per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar is the least developed state of the 3. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in next figure. अब यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, आप अगर सिर्फ इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते तो हरियाणा जो है बच्चों, हरियाणा वो टॉप मोस्ट होता, ठीक है, और बिहार लीस्ट में आता, वो सबसे नीचे आता है ना। लेकिन हमको अदर एट्रीब्यूट्स भी हैं, वो भी जरूरी होते हैं। अदर एट्रीब्यूट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अदर एट्रीब्यूट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इनकम के अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो जरूरी होते हैं। अब सेम 3 स्टेट रहेंगे और बाकी सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखते हैं, उसमें कौन सा स्टेट आगे बढ़ता है वो देखते हैं, है ना। चलिए, ये आपका अगला टेबल आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब ये टेबल 1.4 में आपको अदर एट्रीब्यूट्स दिखाया है। क्या क्या, पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकेंड इज लिटरेसी रेट, थर्ड इज नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये टर्म्स क्या है, अब ये टर्म्स होते क्या हैं, एक बार वो समझ लीजिएगा उनका एक्सप्लेनेशन। पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in the particular year। एक साल में प्रति 1000 पे कितने बच्चे एक साल के होने के पहले ही जिनकी मौत हो जाती है, वो बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो डाटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है, जिसका डाटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड है लिटरेसी रेट, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 और 7 से ज्यादा के कितने लोग बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो कहलाता है लिटरेसी रेट। थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो, दिस द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 15 to 17 years attending school as a percentage of total number of children at the same group। यानी 15 से 17 साल के कितने बच्चे हैं जो एडमिशन तो है उनका लेकिन वो प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं, वो कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब इसी तीनों टर्म्स को हम यहाँ पे रख रहे हैं और देखते हैं पर कैपिटा इनकम के अलावा ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कितना कारगर दिखाते हैं किस स्टेट को। इनके अलावा 3 और टर्म्स है। पहला हरियाणा का देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 है, लिटरेसी रेट 82 है और नेट अटेंडेंस 73 है। वहीं केरला का देखिए, केरला देखिए पिछले वाले टेबल में सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखा जा रहा था और हरियाणा टॉप पे था। यहाँ पे देखिए केरला का एक बार आप स्टेटस देखिए, केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी हर 1000 बच्चे पे केवल 6 बच्चे जो है वो उनकी मृत्यु हो रही है। लिटरेसी रेट 94 है, बढ़िया है। नेट अटेंडेंस रेशियो 94 है। यानी और सारे एट्रीब्यूट्स जब हम लेकर के आते हैं इनकम के अलावा, तो केरला का जो स्टेटस है वो बहुत बढ़िया है। पर कैपिटा इनकम की सिर्फ बात करें तो हरियाणा का बढ़िया है। अब ये एट्रीब्यूट्स आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये जो टेबल था दोनों उसका कंपैरिजन करते हैं और समझते हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या है।
ठीक है, क्या ये सारे एट्रीब्यूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। व्हाट डज दिस टेबल शो? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज द इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन born 6 died before completing 1 year of the age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 28, which is nearly 3 times more than the Kerala. यानी 3% से ज्यादा वहां पे बच्चों की डेथ हो रही है। कहां पे? हरियाणा में। लेकिन केरला का स्टेटस बहुत अच्छा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। वन ऑफ द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन द केरला। इन्फेंट वाले में केरला टॉप पे है, बढ़िया कर रहा है वो, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हरियाणा आगे है। Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. अब हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है, बहुत प्यार करते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, लेकिन उनका फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही उनके साथ ये हादसा हो जा रहा है ना? तो वो कितना ज्यादा पेनफुल होगा उन पेरेंट्स के लिए। वो कितना ज्यादा पेनफुल होगा। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा पर्टेन्स, दिस वाज ड्यूरिंग 28। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ बहुत पुराने समय की हम बात नहीं कर रहे हैं, आजादी के 70 साल के आसपास की ही हम बात कर रहे हैं, यानी आज की और देखिए सिटीज कितना डेवलप्ड हो रही है, मेट्रो सिटीज बन रही हैं, है ना, बिल्डिंग्स बन रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी इन्फेंट का ये प्रॉब्लम, ये रेट चल रहा है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows about 1/3 of the children aged 15-17 years in Bihar are not attending school in secondary classes. बताइए सेकेंडरी क्लासेस में भी बिहार के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। 15 से 17 साल की उम्र ऐसी होती है कि आपको स्कूल जाना रहता है, सेकेंडरी क्लासेस रहती हैं इस समय आपकी, और बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। दिस मीन्स दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, नियरली 1/3 ऑफ योर क्लासमेट फ्रेंड वुड बी मिसिंग। आधा से ज्यादा आपके जो दोस्त होंगे, आपके क्लासमेट होंगे बिहार में, वो स्कूल ही नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो ये क्या स्टेटस दिखा रहा है आपको, और अदर एट्रीब्यूट्स भी बता रहा है। अब केरला का स्टेटस देखिए कितना बेहतरीन है। क्यों है? क्योंकि वहां पे अब ये सोचने वाली चीज है ना, हरियाणा पर कैपिटा इनकम में तो अच्छा है, केरला बाकी सारी चीजों में अच्छा है, तो केरला बाकी सारी जो चीजें हैं, इन्फेंट वाली चीजें हो गई, नेट अटेंडेंस वाली हो गई, पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, इन सारी चीजों में केरला कैसे आगे है? क्यों? क्योंकि वहां की पब्लिक फैसिलिटीज जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, आइए समझते हैं। How it is that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala, lags behind in these crucial areas. कैसे केरला में देखिए बाकी सारा स्टेटस अच्छा है, लेकिन हरियाणा में सिर्फ इनकम अच्छी है। रीजन क्या है उसका? Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. आपके जेब में रखा हुआ पैसा आपके लिए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। अगर पूरे आपके सिटी में ही सिर्फ पोल्यूशन हो हर तरफ, तो क्या आप पैसे लेकर के उस पोल्यूशन को बोल सकते हैं क्या कि थोड़ा जगह दे? बिल्कुल नहीं। आपके जेब का रखा पैसा कभी भी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. ये जो इनकम है ना वो सारी चीजों का जिम्मा नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious disease. सोचिए कोरोना के टाइम में पैसा किसके पास नहीं था, लेकिन वो जो डिजीज था उससे हर कोई डर रहा था, है ना। Actually, for many of the important things in life, best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality, each house? देखिए यहाँ पे आपको ओवरऑल बता रहा है कि पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है ना, पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो आपकी कंट्री का, तो पब्लिक फैसिलिटीज प्लस पर कैपिटा इनकम, अगर ये दोनों चीजें बेहतर होती हैं तो डेवलपमेंट आपकी कंट्री का जो है ना वो फिक्स है। ये जो है ना मेन रीजन है। तो इसलिए आपने देखा कि जो केरला था
वो बाकी चीजों में अच्छा था क्योंकि वहां की जो पब्लिक फैसिलिटीज थी वो टॉप नॉच की थी, लेकिन हरियाणा पर कैपिटा इनकम में अच्छा था। अगर हरियाणा का भी जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो बेटर हो जाते हैं तो ये चीज हरियाणा में भी हो सकती है कि वो पर कैपिटा इनकम में भी अच्छा है। अगर हम एक कंट्री के स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो ये देख सकते हैं आप कि अगर हरियाणा का पर कैपिटा इनकम अच्छा है और अगर वहां की पब्लिक फैसिलिटीज भी अच्छी हो जाती हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सेक्टर्स, ये दोनों चीजें भी अगर बेटर हो जाती हैं तो इंडिया में सबसे अच्छा जो स्टेट निकल करके आएगा इस टेबल के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वो हरियाणा होगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज के साथ साथ पर कैपिटा इनकम अच्छा होना ही एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज समझ लिया आपने। Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. जो मैं अभी आपको बता रही थी, केरला का लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? क्योंकि वहां पे बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है और एजुकेशन फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन वगैरह बंटवा देना, एजुकेशन को कंपलसरी कर देना, ये सारी चीजें जो है ना फंक्शन वेल करती हैं वहां पे। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। केरला इसलिए ही अच्छा कर पा रहा है क्योंकि वहां पे पीडीएस बहुत अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है। तो टेबल 1.3, टेबल 1.4 बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है जो आपको टेबल दिया हुआ था उसी को समझने के लिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ और चीजें दी हुई हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। एक्टिविटी 3 आपको यहाँ पे दी हुई है। वन वे टू फाइंड आउट वी प्रॉपरली नरिश्ड कैलकुलेट व्हाट। देखिए इस टेबल का मैं आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ। इस टेबल में आपको ये बता रहा है कि आपको अपना वेट और हाइट को मेजर करना है, उसको स्क्वायर में निकाल करके डिवाइड करना है और देखना है। मतलब आप मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, if a girl student is 14 years and 8 month old and BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स जो है ना वो बताता है आपको कि आप कितने नरिश्ड हैं, ओवर नरिश्ड हैं या फिर अंडर डेवलपमेंट हैं। ठीक है, ये चीज आपको BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स बताता है। तो देन शी इज अंडर नरिश्ड। अगर 14 साल की जो बच्ची है और उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है 15.2 आ रहा है तो वो क्या है, अंडर नरिश्ड है, यानी उसको और ज्यादा हेल्दी होने की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है। सिमिलरली इफ द BMI ऑफ अ बॉय एज 15 years and 6 months is 28 then he is overweight। अगर 15 साल 6 महीने का अगर कोई बच्चा है और उसका 28 है BMI तो वो ओवरवेट है। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है कि कौन सा बच्चा कितना नरिश है ना। तो ये भी उसी के अंदर आता है, पीडीएस के अंदर ही आती हैं ये सारी चीजें भी जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं एक कंट्री को समझने के लिए। ये आपको मैंने बताया इस टेबल में। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ओवरऑल में बताऊं तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन इंडिकेटर्स, यानी इनकम के अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये बोलती है कि बाकी सारे जो सेक्टर हैं एजुकेशन के और हेल्थ केयर के वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए यहाँ पे एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें आपको क्या बता रहा है इस टेबल में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आप देखिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यानी एक एवरेज में एक देश में, जो आपका देश है वहां पे एक व्यक्ति कितने उम्र तक जी रहा है, यानी 67 इयर्स तक हमारे यहाँ लोग जी रहे हैं, ये हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना। तो ये स्टेटस इतना कम क्यों है? श्रीलंका और नेपाल तो बड़े छोटे हैं हमसे, पर फिर भी उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नेपाल का वो 76 क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ नरिशमेंट, नरिस्ट वगैरह जो आप टेबल अभी समझे वो सारी चीजों की बहुत ज्यादा कमी है। तो उस चीज को हमको डेवलप करना होगा। ये एनसीईआरटी जो चैप्टर है ना वो आपको यही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करती हैं सारी चीजें। अब देखिए उस टेबल का एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हुआ है आपको। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect of a big country like ours, such a low rank in world? Table 1.6 also shows that through Nepal and Bangladesh have low per capita income.
जो नेपाल और बांग्लादेश है उसका पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम है, फिर भी देखिए वहां का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत अच्छा है। इंडिया का 67 है, लेकिन बाकी सारी जो कंट्रीज है जो इंडिया से छोटी हैं उनका 70 है, 76 है। वो वैसा क्यों है? मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मैनी न्यू कंपोनेंट हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इट हैज मेड इट क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट is what is happening to citizen of a country। यानी अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपके सिटीजन के साथ क्या हो रहा है वो एस्पेक्ट भी आपको देखना होगा। लास्ट हमारा टॉपिक है बच्चों सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूं, इस टेबल को जब आप रीड करेंगे तो समझ में आएंगी चीजें। ये आपको बोल रहा है सस्टेन करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो अभी हमारी जनरेशन है वो अगर रिसोर्सेज का यूज कर रही है तो वो करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं वो भी अभी रिसोर्सेज से फुलफिल हो जाए। यानी हमको रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितने हैं उनको यूज करना है, उनको हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो उनको हमको इस तरीके से यूज करना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके। तो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको रिसोर्सेज को भी सस्टेन करके रखना होगा। ओवरऑल आपका ये जो चैप्टर है वो यही सारी चीजें कह रहा है। ये देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने जो आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमको ऐसे एग्जॉस्ट नहीं कर देना है और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ओवरऑल आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ये आपको एंडिंग दिया हुआ है और कुछ कॉन्सिक्वेंसेज दिए हुए हैं कि अगर आप एनवायरनमेंट के साथ खेल करते हैं और कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो आपके राज्य की जो सीमा है वो देख करके नहीं आएगी कि मध्य प्रदेश है तो यहाँ पे आपदा या विपदा नहीं आनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा सबके ऊपर बराबर आती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पर्यावरण के साथ खेल ना करें। ओवरऑल आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स हम आगे पढ़ेंगे और आज के लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।